Good morning, everyone. This is Irfan Aman once again. I know it's been a little bit gap, so due to some or the other reason, I could not upload any videos on the financial world. So here I am back once again, and today we are going to discuss about the most one of the most important instruments that are available with the investors, that is mutual fund, right? Along with mutual fund, we will be also discussing about the index fund and ETF, that is exchange traded funds. All right, so let's get it started quickly. So जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो हमें एक आइडिया मिलता है कि ये जो टर्म बना है म्यूचुअल एंड फंड्स, ये एक कलेक्टिव फंड है जिसको इन्वेस्ट किया जाता है किसी एक्सपर्ट के द्वारा, राइट? अब ये एक्सपर्ट कौन होते हैं, हमें ये म्यूचुअल फंड्स कैसे खरीदने होते हैं, इस पे रिटर्न्स क्या मिलता है, ये स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से किस तरह डिफरेंट है, जैसा मैंने आपको बताया इंडेक्स फंड वो क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो क्या होता है, और ये किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है, इसमें रिस्क कितना है, क्या रिवॉर्ड रिटर्न मिलता है हमें, टाइम पीरियड कितना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही तीनों फैक्टर्स हैं, रिस्क, टाइम पीरियड एंड रिटर्न। सो इस वीडियो में हम इन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू गेट मोर concrete information about the mutual funds. ओके, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो हम सबको पता है, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के या इंस्ट्रूमेंट्स, आई वुड से सेविंग्स अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है एंड स्टॉक मार्केट, राइट? अब अगर मैं पांचों की बातें करूं तो हम देखेंगे, अगर हम सेविंग अकाउंट्स की बात करते हैं तो वहां पे क्या है, रिस्क बिल्कुल जीरो है और जब मर्जी चाहो आप पैसा निकालो, बट वहां पे फिर रिटर्न कम है, 3 से 4% मिलता है। फिर जब हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं तो वहां पे एक टाइम पीरियड है जहां पे हमें थोड़ा ज्यादा वक्त तक पैसा लॉक इन पीरियड में होता है और रिटर्न 6 से 7% मिलता है, वहां भी रिस्क रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है। फिर जब हम बात करते हैं गोल्ड की, तो आप अगर पिछले 10-12 साल का डेटा उठा के देखेंगे तो गोल्ड ने बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, इसलिए लोग हेजिंग के परस्पेक्टिव से गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर रिटर्न और टाइम पीरियड को कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ओपिनियन में वो बहुत ही मतलब बढ़िया और एक कोई मेजर इंस्ट्रूमेंट नहीं है टू गेट इन्वेस्टमेंट देयर, राइट? फिर हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। ठीक है, रियल एस्टेट में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है बिल्कुल, बट उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि यू नीड अ ह्यूज कैपिटल टू स्टार्ट विद। You need lakhs and crores of rupees to begin your investment journey in the real estate sector, right? फिर जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में क्या है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, फिर जाके आप स्टॉक चुनते हैं, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट रहते हैं, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उसमें लोग डरते हैं, जाते नहीं हैं। तो फिर अब क्या किया जाए? तो एक सिक्स इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, म्यूचुअल फंड है, जो कि आपको सब चीज का कॉम्बिनेशन दे देता है। कैसे देता है जानते हैं। अब मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में या डेट मार्केट में या हाइब्रिड मार्केट में, तो उसके लिए बहुत सारे एएमसीज हैं। एएमसीज का मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ये असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है? किसी भी बैंक्स को आप उठा के देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, एक्सिस है, कोटक महिंद्रा है, इन सब का एक सेपरेट विंग है जो कि मैनेज करता है इन्वेस्टर्स के फंड को टू इन्वेस्ट एंड प्रोवाइड देम एज मच रिटर्न एज पॉसिबल, राइट? अब ये काम कैसे करता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आपने मार्केट देखा या सुना और आपको लगता है एमआरएफ का शेयर है, ये तो बहुत अच्छा रिटर्न देगा आने वाले 2 साल 3 साल में या 1 साल में, जो भी। अब आप चाहते हो चलो इस स्टॉक को खरीद लेते हैं। पहला पॉइंट बता रहा हूं क्यों म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट वे है टू गेट टू द एक्सपोजर ऑफ स्टॉक मार्केट। बट अगर आप उसके प्राइस को देखेंगे तो वो 80,000 90,000 का है। अब बिगिनर्स के लिए एक यूनिट ऑफ शेयर्स खरीदे
90,000 रुपये देके वो नहीं खरीद पाएगा जनरली। दोनों रीज़न है, एक सोचता है एक यूनिट के लिए इतना पैसा क्यों दिया जाए, एंड दूसरी वजह कि उसके पास होता भी नहीं है, बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, और पोटेंशियल भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर मान लो 10 लोग हैं और 10 लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये दिए, 9-9 हज़ार रुपये दिए, इकट्ठा 90,000 हुआ, और वो सब मिलके उस एक स्टॉक को खरीद ले। अब सपोज करो वो 1 साल बाद सच में अच्छा खासा रिटर्न दिया, 2 साल बाद जो आपका एक्सपेक्टेशन था, राइट, और वो डबल हो गया मनी, तो सबका 10-10 हज़ार 20,000 हो जाएगा, राइट। सो कलेक्टिवली जब आपने फंड एक साथ लगा के कहीं पे इन्वेस्ट किया, तो रिटर्न ऑप्टिमाइज हो गया। तो वो जो एक बैरियर था कि एक बंदा अकेला पैसा लगाए और इन्वेस्ट करे, वो बैरियर्स को ये खत्म कर देता है। सेम काम होता है म्यूचुअल फंड कंपनियां करती है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं एएमसी के नाम से, और उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट हो, तो उसके लिए हमारे पास इक्विटी म्यूचुअल फंड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा डेट फंड में इन्वेस्ट हो, तो उसके लिए डेट म्यूचुअल फंड है। आप चाहते हैं कि अगर आपका पैसा डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट हो, तो उसके लिए हमारे पास हाइब्रिड फंड्स हैं, राइट। अब एक एक करके समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोला इक्विटी म्यूचुअल फंड, अब इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी भी असेट मैनेजमेंट कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस होता है उसके अंदर: लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस जिसे हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स भी कहते हैं, साथ में सेक्टोरल म्यूचुअल फंड, राइट। और भी काफी तरीके के हैं, बट ये मेजर मैंने आपको बता दिया। अब जैसा मैंने आपको बताया कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इसका मतलब क्या है, इंडिया में जो टॉप 100 कंपनीज हैं, उसमें आपके पैसे को वो असेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्ट करेगी, राइट। यानी कि वहां पे एक फंड मैनेजर बैठा होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने पैसा दिया म्यूचुअल फंड कंपनी को, और अब आपके बिहाफ पे वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को मैनेज करती है, और उसके बदले में आपको एक यूनिट दिया जाता है जिसे हम कहते हैं नेट असेट्स वैल्यू। जिस तरह हमने शेयर्स खरीदा या हम शेयर्स खरीदते हैं, तो हर शेयर्स का एक इंडिविजुअल प्राइस होता है। इसी तरह जब हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, तो उसका एक यूनिट खरीदते हैं हम, और उस यूनिट को कहते हैं नेट असेट्स वैल्यू। यानी कि दो बातें हमने समझी। एक तो एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होगा जो हमारे पैसे को मैनेज करेगा एक्टिवली। दूसरा, जो हम यूनिट खरीद रहे हैं उसका एक प्राइस होगा। अब कोई एक्सपर्ट अगर आपके फंड को मैनेज कर रहा है, तो उसके लिए वो कुछ चार्ज भी लेगा, कमीशन भी लेगा। उस चार्ज को हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। जैसा हमने देखा कि अगर हम खुद से इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो उसमें काफ़ी वक्त चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मार्केट पे वॉच रखना पड़ेगा, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि हमेशा आपको रिटर्न मिले ही, क्योंकि रिस्क ऑब्वियसली है अगर आप डायरेक्ट एक्सपोज्ड हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के, और अगर आप उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आपने किसी फाइनेंशियल वर्ल्ड के एक्सपर्ट को हायर कर लिया जो आपके बिहाफ पे ये काम करे और आपको रिटर्न कमा के दे। तो इस सर्विस के लिए वो आपसे चार्ज लेगा, वो चार्ज कहलाता है एक्सपेंस रेशियो। आप देखेंगे तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग एक्सपेंस रेशियोज हैं। जनरली ये 1 से 2% के बीच में होता है। उसके बाद एक और टर्म है जो यूज किया जाता है म्यूचुअल फंड के केस में, जिसे हम कहते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब क्या है? सपोज आपने आज म्यूचुअल फंड खरीदा, अब आपको कुछ टाइम बाद ही आप चाहते हो उसे बेच दूं। यहाँ पे आप डायरेक्ट, जैसे हम शेयर डीमैट अकाउंट से बेच देते हैं, वैसे पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे आपको रिडीम करना होता है, और उस रिडम्पशन के लिए आप एक ऑर्डर प्लेस कर देते हो अपने म्यूचुअल फंड जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, और वो फिर आपके यूनिट को बेच के, और फिर आपको कुछ दिनों में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर आप बीच में ही कर रहे हो, कितनी बार होता है कि एक लॉक इन पीरियड होता है, राइट, कि आप लॉक इन पीरियड है तो आप उससे पहले बेच ही नहीं सकते। कई बार होता है कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है, जनरली सारे म्यूचुअल फंड्स हैं ईएलएसएस को छोड़ के, कि जहां पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। तो अगर आप टाइम से पहले बेच रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, राइट।
और एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट, कि उस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास टोटल कितना फंड है जो कि वो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे मैनेज कर रही है। अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे किसी एक कंपनी के म्यूचुअल फंड के इक्विटी के रिलेटेड जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम देखेंगे कि ये एक्चुअली काम कैसे होता है। ओके, अब तक जो भी हमने डिस्कशन किया, मैंने आपको थ्योरेटिकल काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स बता दिए हैं कि कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है। एक बार मैं आपको चाहता हूँ इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर दूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आए। इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, आप मोबाइल फ़ोन ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ईटी मनी ऐप है, अगर मैं ज़ीरोधा वगैरह की बात करूँ तो उनका अपना कॉइन ऐप है, ग्रो ऐप है और भी काफ़ी सारे हैं। तो जो मैं यूज़ करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मैं तो खुद ही मतलब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, चूँकि मैं ज़ीरोधा खुद यूज़ करता हूँ, तो क्वाइन ऐप मुझे ईज़ी लगता है। अगर आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप सीधा ईटी मनी ऐप से भी कर सकते हैं, राइट? चूँकि मैं स्टॉक्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है, तो इसके लिए मैं ज़ीरोधा का क्वाइन ऐप भी यूज़ करता हूँ। और म्यूचुअल फंड को खरीदने बेचने के लिए पहले भी मैंने आपको बताया है कि हमें डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी नहीं है, राइट? सो ये ईटी मनी एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया है, आप गूगल पे सिंपल जाके सर्च करें और ये उसका होम पेज है। अब यहाँ होम पेज पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला ये बार आ रहा है म्यूचुअल फंड का। इसको मैंने क्लिक किया तो ये थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ म्यूचुअल फंड्स में 3 टाइप्स के म्यूचुअल फंड मेंशन है ब्रॉडली, इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स। ऑलराइट, अब हम एक-एक करके तीनों के बारे में समझेंगे, क्योंकि इक्विटी फंड्स के अंदर भी काफ़ी सारे कैटेगराइजेशन हो रखे हैं। तो एक बार मैं इक्विटी फंड को ओपन करके देखता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने इक्विटी फंड को ओपन किया, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सामने आ रहा है टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझें कि इक्विटी फंड्स है क्या, राइट? तो एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि जब कोई भी असेट मैनेजमेंट कंपनी जिससे आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है और वो फंड मैनेजर जो हमारे फंड को मैनेज करता है, तो अगर हम इक्विटी फंड्स वाले म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पैसे को शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी शेयर्स में, राइट? अब उसमें भी इन्वेस्ट करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसा कि हमने देखा है और पहले के भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि देयर आर मोर दैन 7,000 कंपनीज़ लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज, राइट? So it means mutual fund managers have the option to buy stocks out of those available 7,000, right? सो अब उसमें भी हमने देखा ब्लू चिप्स कंपनीज हैं, लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनी है जिसे हम लार्ज कैप कहते हैं, मिड कैप कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं। इनके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो बेस्ट 100 कंपनीज होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उसको हम लार्ज कैप कहते हैं, राइट? इसी तरह 101 से लेके 250 तक, यानी कि 100 के बाद वाली जो 150 कंपनीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको हम मिड कैप कंपनी कहते हैं। एंड बियॉन्ड 250 स्टॉक्स, यानी कि वो सारे शेयर्स जो 250 के ऊपर आते हैं, उनको हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। अब अगर मैं आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ये देखें और इसके नीचे ये मेंशन भी है, इन्वेस्ट्स इन टॉप 100 स्टॉक। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी लार्ज कैप इक्विटी फंड्स खरीदते हैं इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड, तो इसका मतलब हमारा पैसा जो इन्वेस्ट होगा वो जो टॉप 100 कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करता है ये फंड मैनेजर। तो अब इस लार्ज कैप के अंदर कितने सारे ऑप्शंस है हमारे पास, ये देखें। अब ये देखिए, मैंने इसको ओपन किया है लार्ज कैप को, और ये ओपन करते ही ये कुछ बातें ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे भी मेंशन है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आर इक्विटी फंड्स दैट इन्वेस्ट प्राइमरीली इन द टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया। दीज कंपनीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट brands in our country, sorry, and most Indians use their products daily. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रिलायंस की बात करते हैं, टीसीएस वगैरह है, टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, और भी आप बैंक्स में एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सारे लार्ज कैप में आते हैं। अब
ये रहे कुछ टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो कि नाम आप पहला देख सकते हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। नीचे देखें तो हम ऐसे ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, फिर और भी कैनरा ब्लू चिप इक्विटी फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड। तो इसका मतलब ये जितने सारे टाटा लार्ज कैप फंड आप ये देख सकते हैं, आप स्क्रॉल करते जाएंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो ये वो सारे फंड्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, लार्ज कैपिटलाइज्ड वाले कंपनी में जो बेस्ट 100 कंपनी है। तो अब जरा हम देखें, अगर हमें खुद से देखना हो कि उन 100 कंपनीज में भी किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है, तो वो भी हम इजीली देख सकते हैं। तो हम ओपन करते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को, ओपन कर दिए। देखिए अब हमारे सामने क्या क्या ऑप्शन खुला है, इसको देखते हैं जरा। सो इसका आप ये सबसे पहले मेंशन है NAV एज ऑफ 13th जनवरी 2023। सो इट इज 60.09। इसका मतलब नेट असेट वैल्यू, मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड के केस में ऐसे एक सिंगल यूनिट का जो प्राइस होता है उसे हम नेट असेट वैल्यू कहते हैं। जैसा कि हम शेयर्स के केस में देखते हैं शेयर प्राइस होता है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड के केस में हमें यूनिट की वैल्यू दी जाती है, हर एक यूनिट की, और उस यूनिट के वैल्यू को हम NAV कहते हैं। तो ये 13 जनवरी के एंड में जब मार्केट क्लोज हुआ तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस है 60 रुपीज, यानी कि 60.09। और रिटर्न्स सिंस इंसेप्शन, यानी कि ये फंड जब से ओरिजिन में आया तब से लेके अब तक अगर इसका हम ऑन एन एवरेज पर एनम रिटर्न देखें तो ये 15% का रिटर्न हमें देता आया है। ऑल राइट, अब नीचे आते हैं, इस तरफ देखते हैं जरा, ये स्कीम डिटेल्स लिखा है। अब इस स्कीम डिटेल्स को पढ़ें तो मैंने आपको बताया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर कंसीडर करना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदने से पहले, उसमें वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। मैंने आपको बताया एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है कि जो फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे हमारे फंड को मैनेज कर रहा है, हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है और हमें रिटर्न कमा के दे रहा है, तो उसके लिए वो कुछ कमीशन लेता है और उसी कमीशन को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% है, राइट। फिर नीचे देखें एग्जिट लोड, मैंने आपको एग्जिट लोड के बारे में भी बताया कि जब आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करवाते हैं उसमें टाइम पीरियड होता है कि आप अगर एक टाइम पीरियड के बाद 1 साल 2 साल या 3 साल, वो हर फंड का मेंशन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस फंड का जो लॉक इन पीरियड है कुछ भी नहीं है, तो अगर कोई लॉक इन नहीं है तो इसका मतलब कभी भी आप अपने फंड को बेच सकते हैं। बेचने का मतलब आपको एक ऑर्डर डालना होगा, आपका फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे उस फंड को रिडीम करके आपके फंड आपको लौटा देगा। बट अगर आप बहुत जल्दी करते हैं ऐसा, सपोज किसी म्यूचुअल फंड का टाइम पीरियड है कि 1 साल, तो अगर 1 साल से पहले आप करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड भी लगेगा। कितने केसेस में आप देखेंगे ये एग्जिट लोड जीरो होता है और कितने केसेस में एक टाइम पीरियड के बाद एग्जिट लोड जीरो होता है। ऑल राइट, फिर नीचे आए तो एज, एज का मतलब ये कब आया था इंसेप्शन में, जैसा कि अभी हमने देखा ऊपर कि पिछले जब से ये शुरुआत हुआ था इस फंड का, इसने 50% का पर एनम रिटर्न दिया है। तो इसका इंसेप्शन डेट लिखा हुआ है January 1, 2013। सो 10 ईयर से ये फंड एग्जिस्टेंस में है। ऑल राइट, और ये बेंचमार्क, बेंचमार्क का मतलब क्या है अब हम समझते हैं कि मैंने आपको बोला कि ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा है और लार्ज कैप टॉप 100 कंपनीज हैं। तो यहाँ पे वो किसको ट्रैक कर रहा है, स्टैंडर्ड एंड पुअर BSE, S&P BSE 100, राइट। यानी कि BSE 100 में जो कंपनीज है टॉप 100 उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और अब बात आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम। तो दो तरीके के हैं इन्वेस्टमेंट, आपको मैंने बताया। आप तो एक SIP के थ्रू कर सकते हैं जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। तो ये आप 500 SIP के लिए 500 मिनिमम, और अगर आप लमसम खरीदना चाहते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट मिनिमम चाहिए होगा 5000। ओके, ये थी कुछ बुनियादी बातें। अब हम इसके और परफॉर्मेंस को देखते हैं। ऑल राइट, सो अभी अगर देखा जाए तो कैटेगरी इस फंड की बात करें तो इस फंड की टोटल वैल्यू यहाँ मेंशन है। इसी तरह इसी कैटेगरी के एवरेज, जैसे कि अभी हम
पीछे देख रहे थे निपॉन इंडिया के अलावा एसबीआई का भी लार्ज कैप फंड था, आईसीआईसीआई का भी था, टाटा का भी है। तो ये एक कंपैरिजन दे रखा है। ओके। और हमें ये जानना हो, मैंने आपको बोला कि ये इक्विटी फंड है, तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा यानी कि टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि जितना फंड है इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसका 97% इक्विटी शेयर्स में जा रहा है, राइट। और यहां देखें हम कि टॉप होल्डिंग्स क्या क्या है। अगर आपको ये भी जानना हो कि आपके पैसे जो आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, उन पैसों को आपके फंड मैनेजर ने कहां कहां इन्वेस्ट किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे कि यहां में दिख रहा है कि टॉप स्टॉक होल्डिंग्स, यानी कि किस किस कंपनीज में पैसा लगा है। तो आप ये देखिए, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टोब्रो, HDFC बैंक लिमिटेड। और अगर आपको डिटेल्ड देखना है तो यहां आप क्लिक करें और ये आया हमारे सामने डिटेल्ड कंपैरिजन। ओके। सो यहां से देखते हैं। ओके। सो फाइनेंशियल सर्विसेज में, एनर्जी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर सेक्टर में, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोबाइल में, कैपिटल गुड्स में, हेल्थ सेक्टर में, इंश्योरेंस में, यानी कि आप देख सकते हैं कि इक्विटी में है, लार्ज कैप में है, बट डाइवर्सिफाइड है। और यहां पे हमें यह भी दिखा रहा है कितना कितना परसेंटेज किस जगह है। तो अगर हम यहां देखें तो ऑलमोस्ट ये 34% फाइनेंशियल स्टॉक्स में लगा है, यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स में लगा है। सर्विसेज में लगभग ये 10% लगा है। एनर्जी सेक्टर में ये 9% है। टेक्नोलॉजी में देखें तो 12%। कंज्यूमर सरप्लस की बात करें, स्टेपल्स की, तो 8%। इसी तरह कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक में भी 3% है। ऑटोमोबाइल्स लाइक मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इनकी बात करें तो यहाँ 4% इन्वेस्टमेंट है। और कैपिटल गुड्स सेक्टर से रिलेटेड में 4% इन्वेस्टमेंट है। ओके। अब जैसा मैंने आपको बोला कि इस तरह के फंड एक्टिव फंड कहलाते हैं। तो एक्टिव फंड का मतलब क्या है कि मार्केट पे वॉच रखता है जो भी हमारा फंड मैनेजर होता है, और वो उसके हाथ में होता है कि कब किस स्टॉक को खरीदना चाहिए और कब किस स्टॉक को बेच देना चाहिए। क्योंकि किसी भी फंड मैनेजर का टारगेट ये है कि वो अपने क्लाइंट को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके दे, राइट। तभी तो हम म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। अगर ये सारा होमवर्क हमें खुद करना था या हम खुद करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हम डायरेक्ट स्टॉक खरीदें। बट म्यूचुअल फंड किन के लिए है? उनके लिए जो ना तो इतना टाइम डिवोट कर सकते हैं या ना खुद इतनी मेहनत करना चाहते हैं, रिसर्च नहीं करना चाहते हैं। तो हमने एक प्रोफेशनल को हायर किया है। तो अब देखिए यू वो प्रोफेशनल किस तरह काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ ये भी मेंशन है कि टॉप स्टॉक्स बॉट लास्ट मंथ, यानी कि पिछले मंथ में किन किन कंपनी के शेयर इस निपॉन इंडिया लार्ज कप कैप फंड ने खरीदा है। तो आप यहां देखेंगे इंटरग्लोब एविएशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है, भारत पेट्रोलियम में बढ़ाया गया है, टाटा स्टील में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में है एंड NHPC में है। अब दूसरी तरफ हम देखें, यहां मेंशन है कि टॉप स्टॉक सोल्ड लास्ट मंथ। अब उन्होंने कुछ बेचा भी होगा। बेचने के कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उनको लगा हो कि अब प्रॉफिट ऑप्टिमम है, तो अब यहाँ ज़्यादा रिटर्न के चांसेस नहीं है गिवन टाइम पीरियड में, तो वो सोल्ड करके दूसरे जगह इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो आप यहाँ देखें HDFC लिमिटेड में स्टॉक्स की सेलिंग की गई है, सन फार्मा में की गई है, ITC को भी बेचा गया है, ICICI बैंक लिमिटेड को भी, हीरो मोटो कॉर्प को भी। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि आप खुद से सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में, राइट। अब ये तो मैंने आपको सेक्टर वाइज बता दिया था कि किस सेक्टर में कितना अलोकेशन है। अब आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स का देखना है तो वो भी यहाँ अवेलेबल है। ये देखें, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टोब्रो, HDFC बैंक, SBI, ICICI, ITC, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, HCL टेक्नोलॉजी, इंडियन होटल्स, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, हनीवेल ऑटोमेशन, नेशनल थर्मल पावर, सारे डिटेल्स हैं यहाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा स्टील। तो एक तरह से हमें पता है, और ये जितने भी कंपनीज के मैंने नाम लिए हैं जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, ये सारे लार्ज कैप स्टॉक है और ये डाइवर्सिफाइड है। सबसे बड़ा फायदा
यानी कि ये किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं है, जैसा कि और भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। तो अभी इस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से जो हमारा टेक है वो ये है कि अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं लार्ज कैप फंड का, मिड कैप फंड का और स्मॉल कैप फंड का। लार्ज कैप फंड में हमने देखा और कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, और एक-एक चीज़ को हम खुद से एनालाइज़ कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड किस तरह परफ़ॉर्म कर रहा है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मिड कैप में इस तरह कैसे है, स्मॉल कैप में कैसे है, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कैटेगरी का जिसे हम कहते हैं डेट इक्विटी फंड एंड हाइब्रिड। तो जब हम डेट की बात करेंगे तो इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो बॉन्ड में होगा, डिवेंचर में होगा, या वो इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें फिक्स्ड रिटर्न देते हैं उनमें होगा सारा। और जब हम हाइब्रिड की बात करेंगे तो हाइब्रिड का मतलब है कि कुछ इन्वेस्टमेंट शेयर्स में होगा, इक्विटी शेयर्स में, और कुछ इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स में होगा। तो हम पहले इसको समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी हाइब्रिड और डेट फंड के बारे में बात करेंगे। होप जो भी मैंने आपको समझाया है क्लैरिटी आई होगी। अगर कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि मैं और बेहतर करने की कोशिश करूं और आप तक ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच।